हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 23 है और उम्मीद आपने पहले की सभी वीडियो देखी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के कमाल के टॉपिक से, जिसको कहते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर की जो डेफिनेशंस हैं वो कल हम कर चुके थे। डेफिनेशन क्वांटम नंबर की हमने देखी थी और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो भी आपने देख ली थी। अब उसी से आगे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है इस क्लास के एंड तक आपके बहुत से दिमाग में आ रहे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। तो सबसे पहले आता है हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है, उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शुरुआत होती है और जिस चीज़ की खोज में हम लगे हुए हैं वो ये है कि अभी तक जो भी आपने 9th-10th क्लास में सीखा है वो ये है कि बीच में न्यूक्लियस होता है और ये पहली शेल होती है इस तरीके से, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल। इतना हमने देखा है। ठीक है, ये शेल 1 2 3, इसी को ऑर्बिट 1 2 3 बोलते हैं। ठीक है ना, और इसी 1 2 3 को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी 1 2 3 इस तरीके से बोलेंगे हम इसको भी। ठीक है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। n=1, n=2, n=3 इस तरीके से। लेकिन अब जो हम आज की क्लास की एंड तक जो चीज़ सीख चुके होंगे वो ये होगी कि असल में ये जो हमने पहले जहाँ भी जिस भी क्लास में ये चीज़ें सीखी हैं असल में ऐसा नहीं है। पहली शेल जो होती है वो बिल्कुल सच बात है कि जो पहली शेल है ये बोहर ने बताई थी और अब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बताई है। क्या पहली शेल तो हम मानते हैं स्फेरिकल होती है। ठीक है, यानी जब n की वैल्यू 1 होगी, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इसको, जब भी कभी n की वैल्यू यहाँ n क्या होगा 1, या फिर कह लो ये सारी n की वैल्यू है और हम इस तरीके से देखेंगे कि 1 में जैसे n की वैल्यू मान लो 1 है तो 1 के अंदर क्या होता है, सिर्फ 1s2 ये होता है। अभी पता लग जाएगा क्या मतलब है इसका। जैसे ही 2 आता है तो इसके साथ s भी जुड़ता है, 2s और यहाँ p इस तरीके से। ठीक है ना, जैसे 3 आता है तो एक चीज़ और जुड़ जाती है 3 के साथ, spd इस तरीके से। जैसे ही 4 आएगा तो एक चीज़ और जुड़ जाएगी spdf। ठीक है ना, अब अगर हम देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 6, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं d में। ठीक है, यहाँ मैं 3 3 3 लगाता हूँ। 3 बेसिकली इंडिकेट करता है ये थर्ड शेल है। और यहाँ 4 4 4 4, तो यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो अभी आपने पुराने जो मॉडल में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि पहली शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। ठीक है, तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो 18 होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 तो ये 2 हो गया, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो 6 और 2 8 तो ये 8 हो गया, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो 10 16 18 तो ये 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से पहले हम ये पढ़ते थे 2 8 18 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी देखना एक बार ध्यान से, मैं पहले आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करूंगा कि अब जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा वही आ रहा होगा, ये एस क्या होता है, पी क्या होता है। ठीक है ना, ये क्या नाम हम बोले जा रहे हैं, एस है, पी है, वगैरह वगैरह, यही तो बताने के लिए क्वांटम नंबर है। एस बेसिकली अपने दिमाग में इमेज जो है वो बनानी स्टार्ट कर देना। एस जो है उसकी शेप होती है स्फेरिकल और एस को क्या बोलते हैं, सब शेल। ठीक है ना, 1 को क्या बोलते हैं, शेल। पहली शेल में कितने सब शेल हैं, 1, आपको दिख ही रहा है। दूसरी शेल में कितने सब शेल हैं, 2, कौन कौन से, एस और पी। एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं। तो दूसरी शेल अगर मैं बनाऊं तो ये दूसरी शेल, ये देखो दूसरी शेल में क्या है, एस, ये एस बन गया। ठीक है, और इसमें पी भी है तो पी की शेप क्या होती है, डम्बेल, तो ये पी बना दिया मैंने, 1 2 3 इस तरीके से ये पी बना दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह से मैं तीसरी बनाऊं तो तीसरी में क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, एस, फिर से पी वैसे ही जैसे ये बने हुए, और डी की शेप भी मैं बताने वाला हूँ आज की क्लास में। ठीक है, तो इस तरह से हमें
इसका पता लगता है कि ये जो मॉडल है ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, हम इसी के पीछे लगे रहेंगे। पहली सेल में एस आएगा, दूसरी सेल में एस और पी आएगा, तीसरी सेल में एस पी डी आएगा, चौथी सेल में एस पी डी एफ आएगा। पहली सेल में कितनी सब शेल होती हैं? एक एस। दूसरी सेल में कितनी सब शेल होती हैं? दो एस पी। तीसरी सेल में एस पी डी। चौथी सेल में एस पी डी एफ, यानी फोर्थ में फोर, थ्री में थ्री, टू में टू, वन में वन। जितनी शेल अगर आप देखोगे उतनी ही क्या होती है उसके अंदर सब शेल होती हैं। ठीक है, तो कहानी को आज स्टार्ट कर देते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एन के बारे में। एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एन के बारे में स्टार्ट कर देते हैं खेल को। ये है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो भाई, नंबर 1 का नाम है प्रिंसिपल, ये स्कूल वाली प्रिंसिपल वाली स्पेलिंग है, क्वांटम नंबर। क्या बताता है? ये हमें जो बताता है वो है सबसे पहले नंबर 1 पे ये बताता है हमें शेल के बारे में कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है। ठीक है, शेल के बारे में। और क्या बताता है ये? साइज ऑफ क्या? ऑर्बिट का साइज कुछ नहीं है, रेडियस पता लगी तो आपको साइज पता लग गया। ओके, और क्या बताता है ये? हमें एनर्जी भी बता देता है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं, पढ़ते पढ़ते सारा पता लग जाएगा आपको कैसे। और क्या बताता है हमें? ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। ऐसे ऐसे मैं फॉर्मूले लिखूंगा, तो इन सभी फॉर्मूले को मैं एक ब्रैकेट में बंद भी करूंगा। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल का फॉर्मूला होता है 2n²। कमाल का फॉर्मूला है, देखना इसका क्या यूज होगा, 2n²। तो जो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये इस तरीके से आप चाहो तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, या फिर नोट्स में सीरियल वाइज लिखोगे तो बहुत प्यारे नोट्स बनेंगे और अच्छी तरह से समझ भी आएगा। 2n² का क्या मतलब है, चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप कहोगे 2। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहोगे 8। चलो फॉर्मूले में रख के देखते हैं। पहली शेल में इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला कौन सा है? 2n²। पहली शेल में इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 2n², पहला फॉर्मूला रखो। 1, n की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया? 1 का स्क्वायर 2 आ गया। 2n², n की वैल्यू 2 रख के देखो, 2 जा 4, 2 जा 8, तो आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। यानी आप जैसी शेल को रख दोगे यहाँ पर, n की वैल्यू रख दोगे, तो आप वो टोटल इलेक्ट्रॉन बता देगा ये फॉर्मूला। देखो 3 रख के देखो यहाँ पर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, काउंट कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है। ये रे, ठीक है ना, सभी को काउंट कर ले तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18। ऐसे ही 4 को करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन ये बता देगा, काउंट करके देख लेंगे। तो ये 2n² का फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगले की तरफ चलते हैं। अगला है नंबर 2 पे, जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसी को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कल की क्लास में बताया था। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। क्या बताता है भाई, एक एक करके। सबसे पहले ये बताता है सब शेल। तो ये बताता है हमें सब शेल के बारे में। ये आपके लिए नया वर्ड है, नया है, अभी ये भी समझ जाओगे कैसे। ओके, और क्या बताता है ये शेप के बारे में बताता है, वो साइज। तो ये शेप ऑफ सब शेल। ठीक है, वेरी सब शेल। तीसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो ही गया था, नंबर ऑफ सब शेल इन nth शेल इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ सब शेल इन nth शेल। फिर से चेक करो, अगर मैं आपसे कहूँ कि पहली शेल में कितने सब शेल हैं, एस को कहते हैं सब शेल, पी को कहते हैं सब शेल। तो पहली शेल में अगर आप देखोगे तो एक ही सब शेल है, दूसरी शेल में देखोगे तो 2 सब शेल है, एस और पी। तीसरी में देखोगे तो 3 सब शेल है, एस पी डी। ऐसे ही फोर्थ में। तो नंबर ऑफ सब शेल इन nth शेल इज इक्वल टू क्या होगा आपका? सीधा सीधा n। इसकी जो फॉर्मूला है वो n हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सब शेल इन nth शेल इज इक्वल टू दिस n। अगर आप फोर्थ में देखोगे, फोर्थ शेल में कितनी सब शेल है? तो 4 ही मिलेंगी। कौन कौन सी? एस पी डी एफ। अभी भी आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन है कि ये एस पी डी एफ क्या है। बिल्कुल कंटिन्यू रहने दो इसको,
क्वेश्चन सारे रेज जो हो रहे हैं दिमाग में वो क्लियर होते चले जाएंगे। अच्छा, नॉर्मली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। एजीमुथल को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। ठीक है, तो कुछ जो फॉर्मूले हैं जो मैं पहले से लिखवा देता हूँ, फिर आगे की क्लास में ये सारे के सारे जो हैं हम समझते चले जाएंगे। इस एल के लिए फॉर्मूला देखो, जब एल के लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे तो इस टेबल को थोड़ा स्पेशल ध्यान से आप नोट कर लेना। ये टेबल क्या है? ये टेबल है इस तरीके से, और इस टेबल में क्या चीज़ बताई जाती है? देखो भाई, एल की वैल्यू, ठीक है, एल की वैल्यू और यहाँ सब शेल की वैल्यू। सब शेल अगर ये फॉर्मूले के बिहाफ से भी देखें तब भी ये एक्यूरेट दिखाई देगा थोड़ी देर के बाद। अगर कभी भी एल की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे एस सब शेल है। अगर पी से सब शेल आया तो एल की वैल्यू यहाँ 1 होती है। डी सब शेल आया तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 होती है। एफ के लिए 3 होती है और जी के लिए 4 होती है। किसकी वैल्यू? एल की वैल्यू। होती क्या है, कैसे समझेंगे? आने वाले टाइम में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। आज की क्लास जो है वो आपको इन चीज़ों के बारे में परफेक्ट कर देगी, और आज की और इससे अगली क्लास जो कनेक्ट होगी फिर तो कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, सब खत्म। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। सब शेल बेसिकली एस, पी, डी, एफ इसे कहते हैं। शेप इसकी बता देता है ये। नंबर ऑफ सब शेल इन एन शेल का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला जो क्वांटम नंबर है वो है नंबर 3 पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये है हमारा नंबर 3 पे कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या बताता है? इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एम। और ये हमें क्या क्या बता देता है? तो एक एक करके देखो। ये सबसे पहले ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल, आपने ऑर्बिट समझा होगा, अब आप ऑर्बिटल भी समझ जाओगे क्या होता है ये। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सब शेल। ठीक है, तो और क्या बताता है? ओरिएंटेशन को कहते हैं पोजीशन। ठीक है ना, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, जो सब शेल के अंदर है। डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सब शेल। यही बोल सकते हो। और तीसरा क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हो आपको कभी भी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth शेल, तो फॉर्मूला क्या है? जस्ट n स्क्वायर। ठीक है ना, अब की बार जो फॉर्मूला है वो क्या है? जस्ट n स्क्वायर है। अब ऑर्बिटल क्या होते हैं? जो ऑर्बिटल होते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि एक S के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर P के अंदर की बात करें तो देखेंगे हम इस तरीके से, एक डायग्राम में आपको बता देता हूँ। आपने P ऑर्बिटल के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसके बारे में बताऊँगा कि जो P ऑर्बिटल होते हैं वो असल में इस तरीके से दिखाए जाते हैं। देखो, हालांकि आज की क्लास में आने वाले में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आने वाले टाइम में जेड एक्सिस भी आपको समझा दिया जाएगा। जेड एक्सिस आपके मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाएगा ये। तो अगर मान लो ये ऑर्बिटल इस तरीके से है तो हम इसको कहते हैं क्या? पी वाई। ठीक है, अगर यही ऑर्बिटल अगर मान लो एक्स एक्सिस पे होता, इस पे होता, तो हम इसको क्या बोलते? पी एक्स। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। और यही ऑर्बिटल अगर जेड एक्सिस पे होता, यहाँ पे होता, तो हम इसको क्या बोलते? पी जेड। ये पी जेड हो गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिटल होते हैं किसके? पी के। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। हम इसको डिब्बे भी बोल देते हैं। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सिर्फ 2। चाहे ऑर्बिटल कोई, मैं तो कहूँगा कि ऑर्बिटल का मतलब ये है सीधा सीधा कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चाहे ऑर्बिटल कोई भी हो। ठीक है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। इसीलिए तो यहाँ मैंने क्या लिखा था कि P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और 2 2 2 इस तरीके से P ऑर्बिटल का डायग्राम तो मैंने आपके सामने ही बना दिया।
अगर आप कहोगे एस ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा होता है, तो एस ऑर्बिटल का डायग्राम स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, ठीक है ना। पी का क्या होता है, डम्बल शेप होता है, देखो डम्बल शेप, ठीक है, इस तरीके से होता है। और अगली की तरफ चलते हैं, लास्ट रह गया हमारा कौन सा, मैग्नेटिक। याद रखना हर डिब्बे के अंदर, हर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मैं जनरल नाम बोल रहा हूँ डिब्बा, ये ऐसा डिब्बा होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हमेशा हर डिब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप पढ़ोगे तो उसने तो यही बताया था, एक डिब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विद अपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट पे आ गया अब हम, ये है हमारा नंबर 4, ये है स्पिन क्वांटम नंबर। और इसके पॉइंट अगर हम लिखें तो एक एक करके देखें तो भाई पहला पॉइंट है स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये डिटरमाइन स्पिन, डिटरमाइन स्पिन। स्पिन क्या होती है भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अपने ही एक्सिस पे वो अगर ऐसे घूमे जैसे अर्थ घूमती है तो ये क्लॉकवाइज है, अगर उल्टा ऐसे घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है इसका क्या है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सारा समझ जाओगे आज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मान लो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ दोनों में मान लो, वैसे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, लेकिन अगर बाई चांस एक इलेक्ट्रॉन आता है किसी एलिमेंट के अंदर तो हम इसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक, और 2 आते हैं तो डाई मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये भी लिख दो, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पैरा मैग्नेटिक, ये पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे, तो ये जो टेबल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, ये इस तरीके से आप बना लो इस टेबल को भी। क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, अगर कभी भी सबशेल, यहाँ सबशेल आ गया और यहाँ नंबर ऑफ डब्बे यानी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर सबसेल एस है तो एक ही डब्बा है, सबसेल पी है तो कितने डब्बे हैं, 1 2 3, देख लो 1 2 3 डब्बे हैं, पी में 3 डब्बे होते हैं, और एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। डी में कितने डब्बे होते हैं, 5, आज की क्लास में पता लग जाएगा। एफ में कितने डब्बे होते हैं, 7, ठीक है ना। तो इस तरीके से एस में एक ही डब्बा होता है, पी में 3 है आपके सामने वो 3, डी में 5, एफ में 7, ठीक है। इस तरीके से ये डब्बे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये टेबल भी बना लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ स्पिन क्वांटम नंबर कर रहे थे, अब हम स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास है। ये स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बताता है और कुछ नहीं। अब यहीं से कनेक्ट कर देते हैं कि शेप क्या होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो सबसे पहले अगला टॉपिक लिख लो, क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की जाए तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसको, एस ऑर्बिटल को। ये देखो एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, स्मॉल एस बनाना है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, एस ऑर्बिटल को अगर आप देखो तो इसकी स्फेरिकल शेप होती है, इस तरीके से बिल्कुल फुटबॉल की तरह, ठीक है। तो फुटबॉल की तरह एस ऑर्बिटल की शेप है, तो हम इसकी शेप क्या लिखेंगे, स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप है। अच्छा, और इसके अंदर नंबर ऑफ डब्बे कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक ही होता है, ठीक है ना। ए इस तरीके से एक ही डब्बा होता है स्फेरिकल के अंदर, ठीक है। डब्बा कैसे होता है सब अभी तो देखते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कहानी की जो पहेलियाँ हैं सब सुलझ जाएंगी।
ठीक है, अभी तो सिर्फ देखते रहो। नंबर ऑफ, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने माने जाएंगे इसके अंदर? 2, ठीक है ना। और एस सब शेल, इसी को बोल देते हैं एस सब शेल। अब एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 1, और 1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हम कहेंगे ओनली 1 ऑर्बिटल आर प्रेजेंट। एक ही ऑर्बिटल होता है डब्बा, और डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो एस सब शेल के अंदर एक ही डब्बा होता है, ऑर्बिटल होता है, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा खत्म। अब आ गया पी ऑर्बिटल। अगले को लिखते हैं पी ऑर्बिटल, ठीक है। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? अभी अभी हमने पढ़ी थी भाई, इसकी इस तरीके से शेप बनाते हैं हम। फिर से एक बार जल्दी से रफली बना देता हूँ मैं। इस तरीके से 1 2 3, जेड एक्सिस के लिए ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये आ गया, बन गया आपका पी एक्स, ये बन गया पी वाई, ये बन गया पी जेड, ठीक है ना। तो ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इस तरीके से बन गए तीनों। तो इसकी शेप क्या है? डम्बल, जो डम्बल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले एक एक करके लिखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसकी जो शेप होती है वो डम्बेल शेप होती है इसकी, डम्बेल शेप। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भाई, इसकी शेप के बाद इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करें तो कितने? 1 2 3, 3 डब्बे हैं, ठीक है। इसके लिए 1 डब्बा, इसके लिए 1 डब्बा, इसके लिए 1 डब्बा, हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू कितने? 3 ऑर्बिटल होते हैं इसमें। और अगर इसकी बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पी के अंदर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि देख पा रहे हैं हम 2 2 2 भाई 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर इसकी बात करें तो पी सब शेल, पी सब शेल, कई बच्चे ये भी पूछते हैं इसको पी ऑर्बिटल क्यों कहते हैं, क्या इसका नाम ऑर्बिटल है? कभी कभी तो आप बोल देते हो पी ऑर्बिटल, कभी बोल देते हो पी सब शेल, तो क्या डिफरेंस है? तो मैं बताता हूँ। पी ऑर्बिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसे पी ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। वैसे इसका नाम क्या है? पी सब शेल है, ठीक है। तो बात बिल्कुल सेम है। और पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं अगर हम देखें तो? डब्बे कितने हैं? 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। पी सब शेल के अंदर 3 डब्बे होते हैं, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से शेप क्या होती है आपके सामने शेप। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो इसको पूछते हैं, पी ऑर्बिटल की शेप भी पूछते हैं वो, ठीक है। और इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारा वो आता है, उसका नाम है डी ऑर्बिटल। ये तो ये मान के चलना, डी ऑर्बिटल तो भाई कोई ना कोई स्कूल इसको जरूर पूछेगा। क्या? डी ऑर्बिटल, ठीक है। डी ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो इसकी शेप के बारे में बात करें तो इसकी इस तरह से आपको शेप बनानी है। 5 शेप बनानी होती है इसकी। 1 2 3 4 और ये 5 बिल्कुल अलग से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको देखो बनाने का तरीका, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। कैसे बनाएंगे? एक्स वाई है तो जो अल्फ़ाबेटिकली कम होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, एक्स यहाँ आ गया, जो अल्फ़ाबेटिकली कहने का मतलब, और वाई यहाँ आ गया। अब यहाँ देखो वाई जेड में वाई यहाँ आ गया, जेड यहाँ, ये नहीं कि आप जेड यहाँ वाई कर दो यहाँ जेड, गलत हो जाएगा। जेड एक्स में बताओ अल्फ़ाबेटिकली, एक्स यहाँ आ गया, जेड यहाँ आ गया, सिंपल, ठीक है। और अगर आप आगे देखें तो एक्स वाई में बताओ, यहाँ एक्स आ गया, यहाँ वाई आ गया, यहाँ तो जेड एक ही है तो इसको यहाँ यहीं पे रखो इस तरीके से। अब इसमें ये लॉब्स कैसे बनाने हैं? एक्स वाई में इस तरीके से लाइन पे नहीं बनाने, आपको याद रखना, इस तरीके से लॉब बनाने हैं। यहाँ पर इस तरीके से लॉब बनाने हैं, LOBE लॉब्स,
ठीक है, इसमें भी यहाँ ऐसे लॉब बनाने हैं। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर आता है। देखो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई में जो लॉब है वो कहाँ आएगा, ये लाइन पे आएगा स्क्वायर वाला, ठीक है, ये लाइन पे आता है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ वाई होना चाहिए, ठीक है, ये लाइन पे आएगा और ये लाइन पे नहीं आएगा। अगर कोई दिमाग लगाए तो बता सकता है कि इसको कितना एंगल पे रोटेट करें जो ये बन जाए, कितना एंगल पे रोटेट करें इस तरीके से। आंसर है 45 डिग्री। ये कुछ स्कूल्स ने पूछा था कि कितना एंगल पे इसको रोटेट करें डी एक्स वाई को जो डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर बन जाए। तो आंसर क्या है, 45 डिग्री तक रोटेट करो। रही बात डी जेड स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर इस तरीके से होता है, इसकी शेप होती है डोनट लाइक शेप, डोनट लाइक शेप, एक खाने वाला होता है डोनट, वैसी शेप होती है। तो इसकी अगर पॉइंट अगर मैं लिखूं तो एक एक करके बात करें तो पहले 4 की जो शेप होती है वो कौन सी होती है, क्लोवर लीफ लाइक शेप, क्लोवर लीक लाइक शेप, ठीक है। आगे बात करें तो एक अकेले इसकी कैसी शेप होती है, DOUGH डोनट लाइक शेप। तो इसकी शेप है डोनट लाइक शेप, यानी ये जो हिस्सा है ये सिर्फ इसकी शेप तो है आपकी डोनट लाइक शेप। अगर मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूँ तो ये है आपका डोनट लाइक शेप, और इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये चारों के चारों हैं आपके कौन से, क्लोवर लीफ लाइक शेप, ठीक है ना। इनकी शेप जो है वो क्लोवर लीफ लाइक शेप है। ओके, तो अब बात आती है कि क्लोवर लीफ लाइक जो शेप है वो होती कैसी है। डोनट तो चलो आपने देखे हुए हैं, ये खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो क्लोवर लीफ है ये इस तरीके से एक प्लांट है, इसकी जो लीफ है वो इस तरीके से होती है देखने में। तो ये आपकी कौन सी होगी, क्लोवर लीफ लाइक शेप। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो इन चारों स्ट्रक्चर से कुछ कुछ मिलता जुलता है, तो इसीलिए इसको बोलते थे क्लोवर लीफ लाइक शेप। ओके, तो स्टोरी को आगे ले चलते हैं। अब हमारे पास इसकी जो शेप है, अब हम इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखेंगे कि कितने ऑर्बिटल्स हैं इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जैसे कि हम देख रहे हैं डायग्राम कितने, 5, तो 5 ही ऑर्बिटल हैं, यानी ये आपके टोटल ऑर्बिटल जो हैं वो 1 2 3 4 5 कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 5, ये 5 ऑर्बिटल हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक ऑर्बिटल में, मैंने पहले बता दिया, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक डब्बा, 2 3 4 5 डब्बे हैं, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, और जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था, अब तो सारी कहानी साफ होती होगी। जैसा कि शुरू में देखा था तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, पी में देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब इसी का ही जो साइज और शेप है जिसको हम देख के पढ़ते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या डिसाइड किया, जो डी सब शेल है वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल डब्बे हम इसमें चेक करेंगे तो कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 5, और हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने डब्बे हैं, 5, तो हम कहेंगे इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स। टोटल ऑर्बिटल्स हैं कितने, 5, ऐसे 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये था डी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं। ये मत मानना कि इसमें जो लॉब हैं, लॉब्स कितने, 4 लॉब हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं, कभी भी नहीं। एक डायग्राम के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक डब्बे के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायग्राम, ऑर्बिटल, डब्बा सब एक ही चीज़ है, ठीक है। अगली की तरफ चलते हैं, नाम है एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल तक आ गए हैं हम। अगर आप यहाँ तक स्टोरी को दोबारा से एक बार चेक करना चाहो तो आप देखोगे कि आपका जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल क्लास के स्टार्टिंग में आ जाओ, ये देखो, ये क्लास की स्टार्टिंग हुई थी। उम्मीद है यहीं से आपको सारी स्टोरी बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये पहली ऑर्बिट है, ये पहली शेल है। पहली शेल में क्या होता है, पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
यानी पहली शेल की शेप कैसी होती है, पहली शेल की शेप होती है एस। एस की शेप क्या होती है, एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल, जो हमने पढ़ा है आज, ठीक है ना, ये रहा एस ऑर्बिटल स्फेरिकल। तो पहली शेल में जो किस चीज़ की शेप होती है स्फेरिकल, और उसके अंदर ऑर्बिटल कौन सा होता है, एस ऑर्बिटल। इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहाँ है वो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक ये रहा, मिल गए। दूसरी शेल की बात करते हैं। दूसरी शेल में क्या होता है, एस भी होता है, पी भी होता है। दूसरी शेल के अंदर एस सब शेल भी होता है, पी सब शेल भी होता है, ठीक है। तो दूसरी शेल पर आ जाओ, ये दूसरी सब शेल है, इसके अंदर एस दिख रहा है, एस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, स्फेरिकल ये रहा। अब एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि पता है एस सब सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बना दो 2, मान लो ये और ये 2 हो गए, ठीक है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो पी में ये देखो, पी के डायग्राम 1 2 3, ठीक है। अब पी में जो 6 हैं वो इस तरीके से दिखाएंगे, एक ऑर्बिटल में 2, एक ऑर्बिटल में 2 और एक ऑर्बिटल में 2। अब आप टोटल चारों तरफ काउंट करके देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 8 2 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से हम बचपन में जो पढ़ते थे, बचपन यानी 9 10th में जो पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि पहली में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो असल में ये सीन होता है यहाँ पे। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, अगर मैं और अच्छी तरह से बोलूँ तो शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको बोलूँ तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे लगेगी कि यार ये तो बहुत आसान थी, और आसान लगेंगी भी, इसका रीज़न भी है। देखो, अगर मैं कहूँ शेल के अंदर सब शेल होते हैं, शेल के अंदर मैं अगर मैं बात करूँ दूसरी शेल में क्या होते हैं, सब शेल एस भी होते हैं और पी भी होते हैं, ठीक है। अब देखो, शेल के अंदर क्या हो गया आपके, मान लो दूसरी शेल है, सेकंड शेल है, शेल के अंदर सब शेल कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, दूसरी के अंदर एस भी होते हैं, पी भी होते हैं। फिर बात आती है सब शेल के बाद ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एस का एक ही डब्बा, पी के 3 डब्बे। देखो कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4। ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं भाई, ये इन डब्बों में दिखा दो इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब तो पता लग गया ना, शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। शेल के बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल के बारे में कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, बन गया ना दिमाग में मैप। अब और भी देखो आगे, तो हम इस सभी को अगर हम देखें इस तरीके से, अब आप इमेजिन कर पाओगे कि हाँ यार ऐसा होता तो होगा। और इसके लिए मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो भी दिखा रहा हूँ, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अगर मैं भूल जाऊँ तो कोई भी स्टूडेंट याद दिलवा देना, मैं लिंक को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं इसमें, जो इसकी एक एनिमेटेड वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे को दिखाया जाता है और किस तरीके से ये एक्चुअल में होते हैं। ये एनिमेटेड वीडियो आउट ऑफ इंडिया किसी ने बनाई हुई है, और जो बनाई है वो कमाल की बनाई हुई है, तारीफ़ काबिल है। देखते हैं क्या है, एस और पी ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल एनिमेशन। ये देखो, ये है आपके एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है तो कैसे भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये बीच में आया पहला शेल, अब आया दूसरा शेल, लेकिन दूसरे शेल में क्या आता है, एस और पी दोनों आता है। तो एस तो आपको दिख रहा है, अब पी आ रहा है, ये देखो एक ये आ गया पी, एक पी इस ग्रीन वाले हिस्से पे इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया पी, ठीक है। और अब एक और पी आएगा, ये ब्लू वाले पे आएगा, इसको हम जेड एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये आपका जेड एक्सिस है, 3 डायमेंशनल होता है। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होगा अच्छी तरह से।
सारे एक्सेस समझ में आ जाएंगे। तो रियल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये इसका अंदर बिल्कुल छोटा सा पहली शेल है, दूसरी शेल आपको दिख रही होगी, अब देख लो तीसरी शेल कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती होगी। तीसरी शेल जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इसकी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं और आपसे भी ये पूछूं कि इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ होती है, इन लॉब्स में ही होती है, सबसे ज़्यादा इन लॉब्स में होती है, ठीक है ना। ये लॉब्स आपको दिख रहे हो, यहीं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक और बहुत प्यारी एनिमेशन वीडियो है, उसको भी आप देखो तो आपको और अच्छी तरह से क्लियरिटी नज़र आएगी कि ये इस तरीके से भी होते हैं। इन्होंने ये दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व होते हैं 3 डायमेंशनली। इसकी जो साउंड है वो मैं हटा देता हूँ। ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से चलाता हूँ तो देखना ध्यान से। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है वो एस ऑर्बिटल में रिवॉल्व हो रहा है, यानी स्फेरिकल में, स्फीयर में ये कहीं भी हो सकता है। देख लो, ये इस तरीके से दिखाया गया है, स्फीयर में ये कहीं भी हो सकता है। स्फीयर में इस तरीके से घूमता है बॉल की तरह ये इलेक्ट्रॉन घूमता है, और सभी बाकी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी भी दिखाई गई है। अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल में ये ऐसे घूमता है, ठीक है ना, इस तरीके से पी ऑर्बिटल में ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। और आपको याद होगा हमने dz² भी पढ़ा था, तो dz² के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ये दिखाएंगे। ये पी ऑर्बिटल में देखो अपने आप शेप बनती जा रही है इसकी इस तरीके से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है इसी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो ये डंबल शेप बन गई आपकी पी ऑर्बिटल की। और अगर ये इसको डायग्राम को देखो तो बीच में डोनट शेप आपको नजर आएगी, ये dz² को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डोनट शेप में इसकी जो शेप है इस तरीके से, और बीच में जो ये आपको दिख रहा है ये डोनट शेप dz² को दिखा रहा है, जैसे कि अभी अभी आपने डायग्राम में देखा था, ठीक है, जो हमारी वीडियो थी उसमें देखा था। हालांकि वीडियो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वगैरह भी आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका जो लिंक है वो आपके पास सेंड करूँगा, आराम से देख लेना आप किस तरीके से क्या है। और आगे तक देख लेते हैं इसकी कौन सी, ये डी ऑर्बिटल दिखाया गया है। डी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होता है, डबल डंबल, इसे डबल डंबल भी कहते हैं और क्लोवर लीफ लाइक शेप भी बोलते हैं इसको। तो कुल मिला के इस तरीके से ये शेप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको दिमाग में और अच्छी तरह से क्लियरिटी हुई होगी, और जैसे कि मेरे को तो पता था होगी ही। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ये दिमाग में फ्रेम करने के लिए एक बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक प्लान बनाना होता है, तब ये दिमाग में आती है। कौन कौन सी चीज़ें कितनी बार दिखानी चाहिए, इन काम में मैं लगभग 10 या 12 सालों से लगा हुआ हूँ। तो एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, हमारा एक रह गया था कौन सा, जेड ऑर्बिटल, जेड कह रहा हूँ मैं इसको, हमारा जो रहता था वो कौन सा था, एफ ऑर्बिटल है वो और रहता है। इसको और देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं एफ ऑर्बिटल से। तो हमारा जो एफ ऑर्बिटल है, स्टार्ट करते हैं, ये एफ ऑर्बिटल तक भी आ गए हैं हम। एफ ऑर्बिटल की अगर बात करें तो जो इसकी शेप है, तो शेप कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर। इतनी 3 डायमेंशनल और इतनी कॉम्प्लिकेटेड शेप है कि इसकी शेप को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये है हमारा एफ ऑर्बिटल। कलर थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ ऑर्बिटल का पहला पॉइंट क्या है, शेप कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या है, नंबर ऑफ डब्बे कितने होते हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ, इसकी 7 डायग्राम होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, यानी डब्बे कितने हो गए, तो इसके हो गए टोटल 7 डब्बे। और इन 7 में अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14, नो डाउट। और एफ सब शेल कैसी होगी, अब जो हम देख पाएंगे वो सिर्फ इसी तरीके से डायग्रामेटिकली हम इतना ही देखेंगे। इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हर किसी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 14, ठीक है। तो ये 14 और इसके अंदर कितने, 7 ऑर्बिटल्स, ये 7 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर किसी का एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका एक फॉर्मूला है, मैग्नेटिक का एक फॉर्मूला है। तो अब मैं उन फॉर्मूले को आपके इस पर लिख रहा हूँ, और आपको ये फॉर्मूले भी अच्छी तरह से नोट करने हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले मैं बताऊँगा। फिर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये लगेगा कि यार
सच में ये क्वांटम नंबर बहुत आसान था और आप जो पढ़ चुके हो एक तरह से ये सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ओके। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, तो मैं जो इसकी फॉर्मूले हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एन से, ठीक है, एन से। तो ओके, एक एक करके। सबसे पहले है हमारा पहला फॉर्मूला कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको तो हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, एन, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है एल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 to n-1, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं जो अब चल रहे हैं। अगला जो आया वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो फॉर्मूला होता है यानी m इज इक्वल टू क्या होता है, -L2 + L, -L2 + L, ठीक है। और लास्ट में जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसका फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर हम क्या बोल देते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है यानी एस के लिए जो फॉर्मूला वो दो ही होते हैं, एक क्लॉकवाइज को हाफ से दिखाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को -हाफ से दिखाते हैं, या फिर आप कह सकते हो इसको क्लॉकवाइज ऐसे या ऐसे दिखा सकते हो। क्वेश्चन कैसे आता है और क्या होता है, अब देखो एक एक करके, देखो भी क्वेश्चन अच्छी तरह से। और उम्मीद है अब आपको ये सारा समझ में आ गया होगा गेम, कि पहली शेल में एस होता है, सिर्फ पहली शेल में एस सब सेल होता है, यानी इसकी स्फेरिकल शेप होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी शेल में 2 सब सेल हैं, एस और पी, इसमें 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है, क्यों है सब पता है। तीसरी शेल में एस पी डी, इसमें 2, 6 और 10 इलेक्ट्रॉन है। चौथी शेल में एस पी डी एफ, इसमें 2, 6, 10 और 14, यानी इतने इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो है ये सारी की सारी आपके दिमाग में फ्रेम बन चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल से और पता करते हैं किस तरीके से क्या है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन है आपका 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को ट्राई करते हैं, क्या है 17 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 17, और इस पे जुड़े हुए सारे के सारे जो न्यूमेरिकल है एक सिस्टमेटिक पैटर्न में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 17, क्या है क्वेश्चन, What is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n is equal to 3? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने। आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो मैं आपसे पहले बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि वो डब्बे पूछ रहा है, तो यहाँ लिखो n, यहाँ लिखो l, यहाँ लिखो m, यहाँ लिखो एस। एस की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये हमें क्या बताता है, शेल, ये बताता है सब शेल, ये बताता है ऑर्बिटल। तो वो ऑर्बिटल ही पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, थर्ड शेल में। तो थर्ड आ गया यहाँ पर। एल के लिए फॉर्मूला बताओ भाई, क्या था, एल के लिए फॉर्मूला था 0 to n-1, ये था। एन की वैल्यू 3 रख दोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 to 3-2, 3-1 यानी 2, तो 0 to 2, 0 1 2, चलो पता लग गया इसका। अब एक एक करके ट्राई करते हैं। 0 1 2 ये वैल्यू आई किसकी, एल की, ओके। तो एल की वैल्यू जो भी आई है, एक बार इसको चेक करते हैं हम। जो भी हमारे जो नोट्स बनाए थे हमने उसमें एल की वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वगैरह थे उसमें एल की वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये देखो। ये जो क्वांटम नंबर थे आपको याद होगा, इन क्वांटम नंबर में एल की वैल्यू के लिए टेबल बनाई थी। अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो कहते हैं सब सेल एस है, एल की वैल्यू 1 होती है तो कहते हैं सब सेल पी है, एल की वैल्यू 2 होती है तो डी है। तो देखना ज़रा ध्यान से, 0 का मतलब एस सब सेल, पता लग गया ना, इस तरीके से 0 का मतलब एस सब सेल, 1 का मतलब पी सब सेल, 2 का मतलब डी सब सेल। अब देखना अपने आप स्टोरी बनती जा रही है। क्या थी स्टोरी, तीसरी शेल में क्या होते हैं, एस पी डी, ये होते हैं तीसरी शेल में। दूसरी शेल में क्या होते हैं, एस पी। पहली शेल में क्या होते हैं, एस, तो देखो अपने आप बन गए,
ये फॉर्मूले होते हैं इसके। एम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एम के लिए मैं फॉर्मूला लिखूँ तो ये होता है भाई तुम्हारा एम इज इक्वल टू -L2 + L। अब रखना जीरो को रखना एक बार माइनस, तो -0 2 + 0 0 ही हुआ। 1 को रखना -1 0 + 1, 2 को रखना -2 -1 0 + 1 + 2 हो गया। अब बताओ ये टोटल ऑर्बिटल कितने आ गए। अगर मैं आपसे वैसे नॉर्मल पूछूं तीसरी शेल में सब शेल बताओ तो आप कहोगे sp_d। अच्छा अगर मैं पूछूं तीसरी शेल में ऑर्बिटल बताओ तो आप कहोगे s में 1 डब्बा होता है, p में 3 डब्बे होते हैं, d में 5 डब्बे होते हैं। ठीक है, तो टोटल डब्बे काउंट करना 5 3 1, कितना आंसर आ गया 9 आंसर है। चेक करना अब आपका आंसर कितना आया है। s में 1 डब्बा, p में 3 डब्बे और d में 5 डब्बे, आ गया ना आंसर। तो ये 5 3 8 और 1 9, तो टोटल आंसर है 9। इस तरीके से निकल जाएगा। याद होगा आपको हम एक फॉर्मूला भी लिखते थे, कौन सा फॉर्मूला था आपका, अभी मैं आपके नोट्स में दिखाता हूँ। वो फॉर्मूला क्या था इसका, ये वाला फॉर्मूला था। आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सब शेल के लिए है, ऑर्बिटल के लिए ये रहा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n शेल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है n²। तो आप चाहते तो अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन होता तो आप कह सकते थे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल। तो क्या था फॉर्मूला n², n की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दे रखी थी 3, तो 3² आंसर आ गया आपका 9, ऐसे 9, ठीक है ना, 3², तो आंसर आपका 9 आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। और अब घर से आपको जो होमवर्क है एक वो होमवर्क आपको करना है और मेरे पास सेंड करना है। तो देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। अगर ये यहाँ वैल्यू 4 होती तो बताओ आपका क्या कितने ऑर्बिटल्स आते हैं। अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, वैसे तो इन्होंने पूछा नहीं, अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन पूछता है तो ये स्पिन क्वांटम नंबर भी आ गया। और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ 2 2 2, यहाँ 2 2 2 2 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक डब्बे में 2 है तो 9 में 18, आंसर है 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो क्या है कि आपको बताना है कि फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टमेटिक पैटर्न है वो मेरे पास सेंड करना है। और ये आपका होमवर्क है, आपको पूरा अच्छी तरह से ऐसे क्लासीफाई करना है। यहाँ n लिखना है, फिर l लिखना है, फिर m लिखना है, फिर s लिखना है, और यहाँ क्वेश्चन है 4। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना के मेरे पास सेंड करना है आपको। उम्मीद है आपको ये क्लास अब समझ में आई होगी और सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया होगा। अब तो आप इसकी तारीफ भी करोगे अपने दिमाग में कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने जितनी अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, वास्तव में बाकी साइंटिस्ट थे वो नहीं कर पाए। और हालांकि उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने ही शुरुआत की जो हम यहाँ तक पहुँच पाए। अगर वही शुरुआत नहीं, अगर जे थॉमसन ही शुरुआत नहीं करता कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आज हम इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जो देख पा रहे हैं ये नहीं देख पाते। तो सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ करने लायक होगी वो उसकी करते हैं जो कोई बड़ा कदम उठाने की सोचता है। वो नहीं कि वो कदम उठाने के बाद बाकी लोग उसी कदम को आगे कितना अपडेट करते हैं, वो नहीं। इसीलिए एप्पल के लिए आज भी तारीफ स्टीव जॉब की ही होती है, जबकि एडवांस टेक्नोलॉजी में बहुत जो हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कई जो इंजीनियर आ चुके हैं, बट सबसे ज़्यादा तारीफ स्टीव जॉब की ही होती है क्योंकि वो इनिशिएटर था, ठीक है ना, इमेजिनेटर था। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं, इसी चीज़ को और बढ़िया तरीके से और टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और अब आपको इस चैप्टर में सिर्फ मज़ा ही मज़ा आने वाला है। उम्मीद है पहले भी आया होगा, लेकिन आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अब और अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं और ये एक तरह से 80% चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।